दतिया विधानसभा उपचुनाव अब प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनावी कमान संभाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव प्रभारी बनाया है, तो कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को ये जिम्मेदारी सौंपी है। दतिया में ओबीसी, खासकर कुशवाहा समाज के वोट निर्णायक माने जा रहे हैं। कांग्रेस ने 15 दिन का विशेष प्रचार अभियान तैयार किया है, जिसमें 40 स्टार प्रचारक, 30 जिला अध्यक्ष और कई विधायक प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा ने भी सामाजिक समीकरणों के हिसाब से रणनीति बनाई है। चुनावी मैदान में उतरे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये किसी एक प्रत्याशी की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। बदला लेना है कांग्रेस से, कह रहे हो भाजपा से। बदला लेना है पुलिस प्रशासन से, कह रहे हो आज तो ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। पार्टी प्रोग्राम गांव में भेजे और आप बड़ा कर दो, ऐसा मत करो। देखो मित्रों, पार्टी हमारी माँ है, माँ, और ये अवसर कभी कभी आता है माँ के दूध का कर्ज चुकाने का। वो दतिया में आ गया है। सवाल आशुतोष का नहीं है, सवाल भाजपा का है। लोग बाहर यही देखेंगे दतिया में भाजपा जीती का नहीं, आशुतोष से नहीं देखेंगे। आप अभी नेगेटिव बोल रहे हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद फेसबुक पर कोई गलत लिख मत देना भाजपा के खिलाफ या आशुतोष। अपनी फिलॉसफी, अपना विजन, अपना मिशन आशुतोष के लिए लगाओ, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। दतिया उपचुनाव में प्रतिष्ठा की जंग। बीजेपी से आशुतोष, कांग्रेस से घनश्याम सिंह, दोनों दलों ने उतारे दिग्गज नेता। कुशवाहा वोट बैंक पर दोनों की नजर। ओबीसी समीकरण साधने की कोशिश। बीजेपी कांग्रेस का जातीय समीकरण पर फोकस। दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीतांबरा माई के आशीर्वाद से दतिया उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी और दतिया विकास के क्रम में फिर आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर हार का मुंह देखेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि दतिया में कांग्रेस 25,000 वोटों से जीत दर्ज करेगी। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें पता है प्रशासन चुनाव लड़ेगा, हठ धर्मिता होगी, लेकिन अंत में कांग्रेस 25,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। पीतांबरा की पीठ से दतिया के चुनाव से मध्य प्रदेश फिर और तेज गति से आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर पराजय का मुख देखेगी। कांग्रेस पार्टी दतिया का चुनाव 25,000 वोट से जीतेगी। बीजेपी अपना जितना भी कर्म कांड है वो करेगी। हमें पता है कि प्रशासन चुनाव लड़ेगा, हठधर्मिता होगी, अंत तो गतवा रिजल्ट आएगा तो 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। दतिया का उपचुनाव अब पूरी तरह हाई प्रोफाइल मुकाबले में बदल चुका है। बीजेपी जहां संगठन और सामाजिक समीकरणों के सहारे जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों और आक्रामक प्रचार अभियान के दम पर सत्ता पक्ष को चुनौती देने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि दतिया की जनता 30 जुलाई को किसके दावों पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दतिया का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया उपचुनाव में दिग्गजों की एंट्री के क्या है सियासी मायने। उपचुनाव में जातीय समीकरण का कितना होगा असर। क्या इस उपचुनाव से तय होगी 2028 की राजनीति की दिशा।
बीजेपी और कांग्रेस के जीत के दावों में कितना दम। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव अब प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनावी कमान संभाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव प्रभारी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। दतिया में ओबीसी और खास करके जो कुशवाहा समाज के वोट हैं वो निर्णायक माने जाते हैं। कांग्रेस ने 15 दिन का विशेष प्रचार अभियान भी तैयार किया है, जिसमें 40 स्टार प्रचारक, 30 जिला अध्यक्ष और कई विधायक भी प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा ने भी सामाजिक समीकरणों के हिसाब से अपनी रणनीति बना ली है। चुनावी मैदान में उतरे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी आक्रामक अंदाज में इस समय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर के भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पवन जी, स्वागत है आपका IND24 में, सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। हमारे साथ कन्हैया लोधी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है IND24। धन्यवाद। चलिए, शुरुआत मैं पवन जी आपसे करना चाहूंगा। पवन जी, आप 25,000 वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, या कोई भी व्यक्ति जानना चाहेगा, कि इस दावे के पीछे का आधार क्या है? आ रही आवाज? जी जी, आ रही है जी। मुझे लगता है कि दावे का आधार हर व्यक्ति को एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर है पूरी तरह से दावे का आधार। अभी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी अभी आप बाइट दिखा रहे थे, जो जबरदस्ती जनता से अभिनंदन खुद ही बोलते रहते हैं, अभी माई पीताम्बरा माई बोल रहे कि उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये चंदा चोरों के ऊपर भगवान की जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी लेटेस्ट में हुआ है राम मंदिर का इतना बड़ा चंदा चोरी वाला कांड पूरी दुनिया में चल रहा है, उसके बाद भी पीताम्बरा माई इनको आशीर्वाद देंगी? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं पीताम्बरा माई, वो न्याय करेंगी, वो सच का साथ देंगी। उन्होंने देख लिया है पीताम्बरा माई, इसलिए पीताम्बरा माई का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने का सवाल ही नहीं उठता। अब रही तो दूसरी बात, नरोत्तम मिश्रा जी जो आप बोल रहे हैं कि बड़े धुआंधार ढंग से लगे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके ब्राह्मण समाज के नेताओं को किस तरह, जो सीएम जो नेता बढ़ता है उसको किस तरह पर काटने का प्रयास किया है, पर काटा है, आपने सभी ने देखा है। नरोत्तम मिश्रा जी का पर काट दिया गया, इसके पहले अनूप मिश्रा जी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शायद भांजे थे, उनका पर काट दिया गया, और गोपाल भार्गव जी जैसे दिग्गज नेता जो आज तक हारे नहीं, उनका पर काट दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इनका ब्राह्मण समाज जी के शायद अध्यक्ष हैं उस समाज के, उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की है। तो ब्राह्मण समाज का वोट जब किसी समाज का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो पदाधिकारी इस तरह की बातों को फील करता, मतलब उस समाज का वोट इनको नहीं मिलेगा। अब रही बात जो ये बाकी दूसरे समाज की बात कर रहे हैं, अगर पिछड़े वर्ग को साथ देने का प्रयास कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के साथ जितना कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अभी पिछले मैं करीब 7-8 महीने 1 साल से देख रहा हूं, रोज पेपर में आएगा कि अब रोज सुनवाई होगी, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। 20 तारीख को फिर से अभी ओबीसी का बहुत बड़ा प्रदर्शन है, सीएम हाउस का घेराव है, 13% पद को होल्ड किया हुआ है। उसका जब कोई चीज की याचिका किसी के लिए दायर की जाती है और जब याचिका खारिज हो जाती है, तो अपने वो होल्ड हो जाना चाहिए। लेकिन ये शातिर लोग हैं। कोर्ट ने कितनी बार बोला कि 27% आरक्षण लगता है, भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं चाहती कि 27% आरक्षण मिले। अनेकों पेपर की कटिंग विथ एविडेंस से हर ओबीसी का व्यक्ति अब जान चुका है, इसलिए ओबीसी वर्ग इनके साथ नहीं रहेगा। किसान के साथ देखा आपने, 750 किसान शहीद कर दिए। वही मुरैना भिंड था जहां किसान डंडे खा रहे थे यूरिया की नकली खाद लेने के लिए, तो किसान कैसे इनको साथ में देगा? युवाओं के साथ अभी लेटेस्ट इतना बड़ा खिलवाड़, वो एक वैज्ञानिक बेचारा जो वहां जिंदगी की मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाह पार्टी में, अरे तुम यार किस टाइप की पार्टी है? इतना तो अंग्रेजों के समय नहीं होता था। आप जाके पूछो तो, हमारे देश का आदमी है वो ना, उससे पूछो तो भैया खाना खा लो, कोई भूखा मर रहा, लेकिन तानाशाही की सवार है भैया को नहीं पूछेंगे। और तो कैसे युवा इनके साथ होगा बता दीजिए। एक कारण मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे कि उसको जीतने का एक कारण तो हमको समझाए कि क्या कारण है उसको जीतने का। आप कर्जा लेते जाओगे, झूठ पे झूठ बोलते जाओगे और आपकी सरकार बनती जाएगी, आपको वोट देते जाएंगे। अभी भूल गए क्या विजयपुर का चुनाव? अभी सबको याद होगा, अभी लेटेस्ट इनको मुंह की खानी पड़ी थी। विजयपुर के चुनाव में भी कितना माया मंडल किया भारतीय जनता पार्टी ने, 4-500 करोड़ की घोषणाएं कर दी। एक व्यक्ति को, मुझे तो इतिहास जितना मैं जानता, मुझे नहीं पता कि आज तक किसी दूसरे पार्टी से लाए हुए व्यक्ति के लिए, अकेले व्यक्ति के लिए शपथ ग्रहण समारोह करो, उसको बिना विधायक
विधायक के मंत्री बनाओ, फिर इतनी घोषणा कर दो, फिर बड़े बड़े दिक्कत लगे रहे विजयपुर की सीट पे, लेकिन टाई टाई फिस। तो अब जनता जाग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी नहीं चलने वाली। मैं तो 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे बात करने को तैयार, एक कारण बता दे एविडेंस के साथ कि आप क्यों जीतोगे। जी जी पवन जी, हमारे पास 5 घंटे तो नहीं है, हमारे पास 25 मिनट का ही समय है, उसमें अपन चर्चा कर लेते हैं। चलिए हमारे साथ चर्चा, भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बोले, अभी वो बोलेंगे ना कि हम इतनी लंबा काम किए हैं, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। चलिए ठीक है, कल सिंह भाबर जी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूर्व विधायक है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। सर आपने पवन जी की बात सुनी कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई एक कारण बता दीजिए कि दतिया की जनता आपको वोट दे, क्या कहेंगे सर? दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। जिस प्रकार से पवन जी बता रहे थे कि जनता आपको क्यों वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी ने इन कम समय में जो क्षेत्रों में विकास किया है, युवाओं की बात कर रहे थे, तो युवा आज भारतीय जनता पार्टी के समय में खुशहाल हैं। आप खाद्य की बात कर रहे थे, हम व्यवस्थाओं के ऊपर जाते हैं। जिस पद्धति से व्यवस्थाएं की गई हैं, तत्कालीन सरकारें, कांग्रेस की सरकारों में खाद्य की कालाबाजारी हुआ करती थी, आज उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई है और किसानों को अपने हक का खाद मिले, इस हेतु व्यवस्थाएं की हैं। जिस प्रकार से दतिया में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ कर दिया है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके ऊपर जिस प्रकार से विश्वास करके, उनके भरोसे पर हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है, आज नरोत्तम मिश्रा जी उन्होंने खुद कहा है कि मैं घर घर जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। दतिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। कन्हैया जी का रुख करना चाहूंगा। कन्हैया जी, दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपने अपने दावे कर दिए और दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से बोल रही हैं। प्रतिष्ठा की लड़ाई इसे कहा जा रहा है इस चुनाव को। सबकी नजर कुशवाहा वोट बैंक पर है कि भाई कुशवाहा वोट बैंक को जिसने साध लिया, समझ लो उसने चुनाव जीत लिया। क्या कहेंगे सर? नहीं दिव्यांशु जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि सिर्फ कुशवाहा वोट पे ही जो है पूरा का पूरा चुनाव होगा। वहाँ पे 8-10 ऐसे जाति हैं जो चुनाव का जो रुख है इधर से उधर डाइवर्ट करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात सही है कि बीजेपी ने, आपने कहा कि भाई जो सांसद है भारत सिंह कुशवाहा को, तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि भैया भारत सिंह कुशवाहा को वहाँ का चुनाव को प्रभारी बना दिया है बीजेपी ने, तो सारे के सारे वोट जो है वो कुशवाहा वोट को इधर डाइवर्ट करने में, बीजेपी की तरफ फेवर करने में मदद मिलेगी। तो स्वाभाविक रूप से उसका थोड़ा सा एडवांटेज होगा। और ट्रेडिशनली यदि मैं देखता हूँ तो जो कुशवाहा जो समाज है वो कहीं ना मतलब थोड़ा सा मतलब बैलेंसिंग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपर हैंड जो है वो बीजेपी की तरफ रहा है। मतलब उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है जो समाज का मैं देखता हूँ वहाँ पे जो है वो बीजेपी के फेवर में रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक अपन समाज को यदि अपन कहें कि इसकी वजह से बीजेपी को एडवांटेज मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ पे ब्राह्मण से लेकर के लोधी से लेकर के दांगी से लेकर के और भी मतलब मुस्लिम समाज हो और भी बहुत सारे वर्ग हैं, राजपूत समाज है वहाँ पर जो अपनी 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 भूमिका बनाते हैं। और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से। क्योंकि आज की तारीख में कोई चुनाव होते हैं, चाहे वो उपचुनाव होते हैं, तो वो कोई विकास के मुद्दों पे तो होते नहीं है, वो स्थानीय मुद्दे जो रहते हैं वो बहुत ही सेकेंडरी हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो जाति क्या है, हमारा समाज क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तो जाहिर सी बात है ये चुनाव भी वैसे ही होगा। और यहाँ पे हमेशा उपचुनाव जो होता है, हम उपचुनाव जब भी होते हैं तो ये हम स्वाभाविक रूप से हम मानते हैं कि अपर हैंड जो है होता है वो सत्ताधारी दल को होता है। लेकिन विजयपुर उपचुनाव जो मतलब जो मोहन यादव जी की सरकार है उसमें जो पहला उपचुनाव जो बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव था विजयपुर, जिसमें कि मतलब मंत्री बनाया गया, फॉरेस्ट मतलब मंत्री बना दिया गया रामनिवास रावत जी को, जो कांग्रेस से आए। और उसके बाद में भी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने जो है वो विधानसभा उपचुनाव जो है वो नहीं जीत सके। और मुझे लगता है कि ये मतलब ये जो थोड़ा सा बूस्ट करता है कांग्रेस को कि वो अपनी जो रिपीट है मतलब विजयपुर वाली जो यात्रा है उसको यहाँ पर दतिया में कंटिन्यू करें। लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा क्योंकि दतिया है,
दतिया में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जो इतना सेटबैक होने के बाद में वापस ट्रैक पे आ गया, और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है वहां पे दतिया की जो है वो बहुत ही दिलचस्प होगी और निसंदेह तो होगी। इसके साथ साथ एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे अभी पवन जी जिक्र कर रहे थे कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या अभी जैसे जो परीक्षाओं में जो लीक हमने देखा, नीट पेपर लीक हुआ, या और जो इस तरह के इथेनॉल का जो मुद्दा, आपको क्या लगता है कि ये कुछ मुद्दे हैं जो दतिया के उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं क्या, या केवल स्थानीय जो मुद्दे हैं वही केवल प्रभावित करेंगे? कतई नहीं। अच्छा, ये मुद्दे कतई प्रभावित नहीं करते हैं। नेशनल सिनेरियो वाले जो सब्जेक्ट होते हैं और नेशनल जो इश्यूज होते हैं वो अलग विषय है, लोकल के इशू अलग होते हैं, स्टेट के इशू अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें ये हम लोग के बीच में ना चर्चा का विषय जरूर बनते हैं। ये विषय हम लोग डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं। वहां का स्थानीय व्यक्ति भी जो है वो इन सब चीजों को लेकर के डिबेट करता है। पान की दुकान पे खड़ा हो गया, होटल पे खड़ा हो गया, तो ये मुद्दे जो होते हैं वो चर्चा का विषय होते हैं। लेकिन ये मुद्दे जब आप मतदान केंद्र में जब जाते हैं तो आपके विचारों को और आपके वो जो आपके माइंडसेट है उसको वो प्रभावित करते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। सामान्य तौर पे कम से कम हम जो जिस तरह से मतलब देखते हैं, अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें कि सडन कोई बड़े बड़े मुद्दे आ जाते हैं जो कि सरकार को बनाने और बिगाड़ने में और वो तय करने में जो है वो निर्णायक भूमिका बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्थानीय जो मुद्दा है अभी उपचुनाव में वो जो है वो ज्यादा मैटर करेगा बनिस्बत के राष्ट्रीय मुद्दों के। चलिए ठीक है, तो कन्हैया जी ये कह रहे हैं कि भाई स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के। पवन जी क्या कहेंगे? जी नहीं, तो स्थानीय मुद्दों में भी तो कोई कमी नरोत्तम मिश्रा ने थोड़ी छोड़ी है। वहां पे देखिए नरोत्तम मिश्रा जी का किस तरह सिक्का चलता था, किस तरह तानाशाही चलती थी वहां। आप तो रिपोर्टर हो, आप तो मीडिया, आपको पता ही होगा। कोई एक व्यक्ति को भेज दीजिए माइक लेगा कि आप शाम तक अपनी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी कि किस तरह तानाशाह व्यक्ति थे नरोत्तम मिश्रा जी। तो लोकल मुद्दे में मुझे अब लगता है कि देखिए समय बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है समय का। अब लोगों की सोच भी मुझे लग रहा परिवर्तन हो रहेगी। अब अपन ये सोचे कि राम मंदिर का मुद्दा हमें वहां पे काम नहीं करेगा, जो राम मंदिर के चंदा के साथ चोरी किया, राम मंदिर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे आहत होगा। आज मुझे लगता है कि ठीक है अभी नहीं, थोड़ा देर सवेरे, लेकिन मुझे लगता है जब युवाओं के साथ भव्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अगर दतिया में एकाध दो कोई ना कोई तो होगा जो उस पेपर लीक से प्रभावित हुआ होगा। तो अगर उसकी संवेदना होगी, उसके अंदर इमोशंस होंगे और तो जागेगा। उसको पता है, अब लोग व्यक्ति महसूस करने लगे कि आज अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, हम उसके दुख में साथ नहीं देंगे तो कल हमारा नंबर है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह फिलॉसफी। अब रही जो ओबीसी वर्ग की बात, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी में आ जाता था, लेकिन ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं तो सोच रहा होगा ना, ये 27% आरक्षण का घोटी कब से पिला रहे हैं। कमलनाथ जी 15 महीने के लिए उन्होंने 27% आरक्षण लागू कर दिया और मामा भी बोलते रहे कोई माई कलाल नहीं, मोहन यादव भी बोल रहे कोई माई कलाल नहीं, लेकिन हो क्या रहा है। देश प्रेम की भावना के साथ इनके धुरंधर मंत्री बैठे हुए विजय साहब बोल रहे थे कि किस तरह के हमारे सेना का अपमान किया। तो यही है, मुझे तो लगता है अगर कोई व्यक्ति इस देश में है, उसके अंदर चेतना है, तो यही 2-4 मुद्दे हैं जो हम जाति धर्म से अलग होते हैं। हम कहते हैं देश प्रेम की भावना, तो वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फैल है। अगर हम अन्नदाता को भगवान का दर्जा देते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फैल है। अब आदरणीय पूर्व विधायक जी बताइए, आपने पूछा इतनी बड़ी बड़ी बातें, बस उन्होंने बोला कि युवाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, युवा हमारे साथ है। अरे जंतर मंतर में कौन बैठा है? वो बुजुर्ग आदमी बैठा है, वो युवा नहीं है। जंतर मंतर वाला युवा आपको नहीं दिख रहा है। नीट के पेपर में जितने माँ बाप रोए हैं, जिनको अंदर नहीं घुसने दिया, पेपर फेल हो गया, वो युवा आपको नहीं दिख रहा है। 750 किसानों की शहादत आपको नहीं दिख रही है। समझ में नहीं आता कि किस एंगल से किस तरह से देखना चाहते हैं। तो ये जो देखिए बेरोजगारी अपने चरम पर है इस समय। आप अनेक को डाटा पढ़ लीजिए। अभी कुछ दिन पहले कई बार रिपोर्ट्स आती रहती, किसानों की आय में दुगनी करने का मोदी जी ने पहला झूठ बोला था कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे और किसान आत्महत्या कर करके लगता है किसान ही आधा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, चलिए मैं छोड़ दीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी होगा तो कहीं ना कहीं तो जहन में सोचेगा ना कि अगर कोई 17 दिन 16 दिन से भूखा मर रहा है वहां पर हमारे युवाओं के हक अधिकार के लिए, क्या गलत बोल रहा है? आप बोलो ना, गारंटी दो ना कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। जाके उसके बांग्लू के पास जाके बैठो और बोलो कि हम आपको आश्वासन देते हैं, आप अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए, जी पवन जी नहीं होने देंगे। तो इसमें क्या झुक जाएगा आपका? जी जी, वो वांगड़ू नहीं है, सोनम वांगचुक है। फुनसुक वांगड़ू वो कैरेक्टर था जो उन्होंने आमिर खान ने प्ले किया। वही सोनम वांगचुक बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक है। फुनसुक वांगड़ू वो किरदार था जो 3 इडियट्स में प्ले किया था। लेकिन मुझे लग रहा है उनके पास जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति हो जाना चाहिए सरकार में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक ठीक, बाबर जी आपकी प्रतिक्रिया? मैं कहूंगा कि तात्कालीन सरकारें कांग्रेस की रही है। आप चाहे टीवी में समाचार हो या जो पत्र होते थे उसमें ऐसे
A to Z गबन होता था, हर प्रकार के शब्दों से गबन हुआ है। और आज जिस प्रकार से आप कह रहे हो पेपर लीक हुआ है, उसको चोरी पकड़ी है हमने और उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। पहले कोई चोरी नहीं पकड़ते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, सब घपले होते थे कि कोई उजागर नहीं होता था। आज उस चीज को उजागर कर रही भारतीय जनता पार्टी। इस प्रकार के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे रहे हैं। जो अच्छे अंक प्राप्त करता है हम उसी को ही मान्यता देते हैं। पहले आपने कितने गबन हुए हैं, कितने घोटाले हुए हैं, उनको दबाया जा रहा है। आज इस प्रकार के गबन कुछ भी बोल रहे हैं को, आज इस प्रकार के गबन को आज हर प्रकार का व्यक्ति जागरूक हो चुका है। वो समझता है कि कौन गबन करता है, कौन इस देश को लूटता है और कौन ने चोरी पकड़ी है और कौन ने नहीं पकड़ी है। ये सारी चीजें आज के युवा समझता है। इसलिए युवा सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान भी सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे किसान हो, दलित हो, गरीब हो या युवा हो, सबका उत्थान किया है, सबके लिए योजनाएं बनाई है, सबको आज रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा भाबर जी। सीधा सा सवाल है कि भाई दतिया की जनता आपको अपना आशीर्वाद क्यों दे, या आशुतोष तिवारी को अपना वोट क्यों दे? आप ऐसा क्या करने वाले हैं दतिया या दतिया की जनता के लिए अगले 2.5 साल या अगले सालों के? क्या रोड मैप है आपका? आशुतोष जी का व्यवहार जी, आशुतोष जी का समर्पण, आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अपने मन के साथ जुड़े हैं और बरसों से सेवाएं दे रहे हैं जनता के बीच में, और जिस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने जनता को धोखा गुमराह करके चुनाव जीता है। गुमराह में चुनाव जीत गए थे, आज वो सामने आ गई उनकी पोल, वो सब देख रही जनता। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वहां का प्रत्याशी जीतेगा। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी वहां से। ठीक है। पवन जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब इनसे ये जवाब तो कुछ दे ही नहीं रहे। इनसे सवाल कुछ पूछो तो बोलते हम सब युवाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमारे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री ने बोला था। 2 करोड़ रोजगार आपने नहीं दिया, बोल रहे जाके पकौड़े तलो। हम तो कह रहे हैं कि युवाओं को हम अभी जीत की घोषणा कर देंगे। आप युवाओं को जो गडकरी जी के बेटे को जो फार्मूला दिया है आपने युवाओं को, उसी तो वही फार्मूला हमारे युवाओं को दे दीजिए। जंतर मंतर से सब वापस आ जाएंगे और आप जीत जाओगे, हम कह देंगे। आप करोगे कुछ नहीं, भ्रष्टाचार की मिसाल कायम की हो। अभी वो संजय पाठक आपका विधायक फर्जी रजिस्ट्री में पड़ा हुआ है। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा आप कहीं बता दीजिए। खोल लो, रोज पेपर देखो, वहां आपने नेशनल लेवल पे देखो तो बंगाल में उसी को मुख्यमंत्री बनाया जिसको मोदी जी गाली देते थे कि कैसे जेब में पैसा रख रहा था, कैमरे के सामने रुपए। मतलब गजब का तमाशा बना हुआ है भैया। आप लोग तो रिकॉर्ड तोड़ व्यक्ति हो कि कितनी बड़ी मास्टरी हासिल है कि आप वही उसी तो गाली दोगे, कल अपने साथ शामिल कर लोगे और सबसे बड़े धर्मवीर बन जाओगे। राम मंदिर का बोल बोल के सबसे बड़े राम के ठेकेदार बन गए थे, अब वहां राम के चोरी करा दिया आपने, वहां डाका डलवा दिया और अब फिर से बोल रहे सबसे बड़े राम के हम भक्त हैं। मतलब समझ से परे है कि कौन सी पैरामीटर, कौन सा पैमाना आप बता रहे हो जनता को। या तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि हमारे पास ज्ञानेश कुमार जैसा कार्यकर्ता है। ऐसे झेड़ तक जो घपले किए थे वो जनता के सामने उजागर है। आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से A to Z के शब्दों के अनुसार घपले किए थे वो आज उजागर है, वो जनता देख रही है। क्या हुआ? अरे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, आप बताइए, प्रतिनिधित्व तो कर चुके आप, तो कम से कम A to Z क्या A to Z कर रहे हो आप? आज आपको लानत है कि आप 2008 के बाद की अभी भी जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हो। अरे अपनी बात बताओ ना, जो जो वादे किए थे पूरे कर दिए, वादे पूरे करके ऊपर काम किया है। जो धरती पर धरातल पर जो विकास किया वो दिख रहा है। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया था। चलिए ठीक, बतौलेबाजी में ना। ठीक है, ठीक है कन्हैया जी, रोजगार दे दिए, किसानों के दुगनी हो गई, बुलेट ट्रेन आ गई, 100 दिन में काला धन आ गया, स्मार्ट सिटी बन गई। कहां? चलिए ठीक, सब जो बोल रहे थे। ठीक ठीक, कन्हैया जी के पास जाना चाहूंगा। कन्हैया जी, आप ही को दिख रहा होगा। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। मशीन से जिसकी धुलाई हो जाती है उसको चलिए लगता है। ठीक है, कन्हैया जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। रामनिवास रावत जी जी जी, कन्हैया जी, आपके हिसाब से इस चुनाव का एक्स फैक्टर आपको क्या लगता है? जातीय समीकरण है, उम्मीदवार है, या संगठन है, या कुछ और है? क्या कहेंगे सर?
नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से अब जो चुनाव प्रचार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि इसमें जो है वो नरोत्तम मिश्रा जी की जो है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका रहने वाली है। उनकी जो अपील है वो कितना मैटर करती है, ये बिल्कुल ये चुनाव के परिणामों को प्रभावित करेगा। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि दतिया जो है वो बहुत ही उसका जो नेचर है बहुत ही नैरो मार्जिन वाला रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे कोई मतलब 40,000 50,000 वोटों से जीत रहा हो, इस तरह की नहीं है, बहुत ही नैरो मार्जिन वाला मामला है। नरोत्तम मिश्रा जी भी इससे पहले भी जो जीतते रहे तो ऐसा नहीं कि बड़ी हेल्दी और मतलब 35-40 वोटों से जीते हों, ऐसा नहीं है। वो भी 7,000 8,000 3,000 मतलब भाई ये नेक टू नेक वाला जो मामला है उसमें वो जीतते रहे हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी हेल्दी फाइट होना है, मैं ऐसा मानता हूँ। दोनों के बीच में मतलब चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों के अपने अपने मतलब जो है वो उनकी पॉजिटिविटी है, उनका अपना अपना वो है प्रभाव है। और मुझे लगता है कि जो परिणाम आएगा वो बहुत ही नैरो मार्जिन वाला होगा। और मुझे लगता है कि जैसे पवन जी कह रहे हैं, तो पवन जी मुझे लगता है कि जैसे आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, वाकई जैसे पवन जी बहुत बढ़िया वक्ता भी हैं, है ना, वो निश्चित रूप से वहाँ पे दतिया में प्रचार भी करने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक का बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है उनको। यदि लगता है कि वो चीज़ें वहाँ के मॉस को, दतिया की जनता को प्रभावित करता है, तो बेशक उनको ये मुद्दे को उठाना चाहिए। यदि मुझे लगता है कि भाई अयोध्या में जो भगवान राम के जो मंदिर है वहाँ पर ट्रस्ट के यदि कुछ कर्मचारियों ने अमानत में खयानत का काम किया है, वहाँ पर यदि चोरी वगैरह की है, तो ये चीजें यदि वहां की जनता को मैटर करती है तो बिल्कुल इसको बहुत ही प्रभावी तरीके से उनको उठाना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए। और वो लगता है कि यदि वो निर्णायक तरीके से कांग्रेस को यदि उनके फेवर में आने के में मदद मिलेगी वोटर को कन्वर्ट करने में, तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। इस मामले में अल्टीमेटली तो फिर जनता जनार्दन ही है कि वो किसको हो सकता है कि इस मामले में आशीर्वाद देती है। हालांकि बीजेपी इस चीज को भी क्लियर करती है कि भैया वो तो ट्रस्ट का मामला है, बीजेपी का उसका तो मैं कोई रोल नहीं है। अब ये मैं इसमें भाजपा कांग्रेस वाले उसमें मामले में नहीं जाऊंगा मैं, भैया वो अपने वो बातें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 30 तारीख को तो, लेकिन 30 तारीख को जो है वो जनता तो तय कर ही देगी, और 3 तारीख को सब पता चल ही जाएगा। चलिए, बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।